Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Saida Noreen. Assalamu alaikum, students. I am back with another lecture of physics, and that is measurement. Today we are going to study in measurement because measurement is a very important topic in physics. You know everything. Last day मैंने आपको ये बताया था कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो मेजरमेंट्स की साइंस है, इंस्ट्रूमेंट्स की साइंस है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक डिसाइड किया कि ये मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको पता चले कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट की साइंस है तो इंस्ट्रूमेंट से हम कौन कौन सी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। सो आवर टॉपिक इज़ वेरी वास्ट एंड जनरल टुडे, एंड दैट इज़ अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये टॉपिक ना सिर्फ मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। इससे एफएससी के फर्स्ट ईयर की क्लास भी इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकती है, और ओ लेवल्स में भी ये मेजरमेंट का टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ये जो मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नीचे लिखा है, हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन मेजरमेंट यूनिट्स इन फिजिक्स, ये स्पेसिफिकली बहुत सारी जो है क्लासेस को कवर करता है। क्योंकि आप जितना मर्जी आगे पढ़ जाएं, जितना मर्जी आगे आप, तो यूनिट्स और उनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। डेरिवेशंस, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, दे आर ऑलवेज विद यू। सो व्हाट इज़ मेजरमेंट? Measurement is the process of associating numbers with physical quantities and phenomena. Measurement is fundamental to the sciences, to engineering, construction and other technical fields, and to almost all everyday activities. यानी आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं हमेशा से ये समझती हूँ और ये इस पे मुझे यकीन है कि फ़िज़िक्स इज़ फॉर एवरीवन। हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम जितने भी, जो हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो मतलब यूज़ भी करते हैं, हम फिज़िक्स से बहुत सारे एडवांटेजेस भी ले रहे हैं, लेकिन हमें फ़िज़िक्स का पता नहीं है। लेकिन आम इंसान को भी, हर इंसान को फ़िज़िक्स के बारे में नॉलेज है। क्योंकि जब हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, जब हम चीज़ों को नापने की बात करते हैं, आम एक रेडी वाला भी है, उसके पास भी फिज़िकल मेजरमेंट के तरीके मौजूद हैं। सो वी आर यूजिंग द फिज़िक्स इन एवरीवन इज़ यूजिंग द फिज़िक्स। सो फिज़िक्स इज़ फॉर एवरीवन। और हम मेजरमेंट जब करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के भी पैमाने हैं। मतलब मेजरमेंट जो है वो किसी एक जो है वो वैल्यू में नहीं हो सकती, उसके साथ कोई ना कोई यूनिट जो है वो लाजमी है। सो इन मेजरमेंट्स वी विल डील विद द टू, वन इज़ द क्वांटिटी, वैल्यू और अ नंबर, एंड अदर इज़ अ यूनिट। दोनों चीज़ें, जैसे आप मिसाल के तौर पे किसी बाज़ार में चले जाएं और आप कहें कि मुझे किलो दे दो, या आप कहें मुझे ग्राम दे दो, तो वो पूछेगा कि भाई क्या किलो, क्या ग्राम, उसके साथ वैल्यू बताएंगे आप, 1 किलो 2 किलो, यानी वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ वैल्यू के साथ आपको उसको यूनिट बतानी पड़ेगी। अगर आप खाली जाके कहेंगे कि मुझे 1 दे दो, मुझे 2 दे दो, सो नो वन कैन अंडरस्टैंड। आपको कोई भी नहीं समझ सकता कि आप क्या चीज़ मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि हम हर इंसान इन एवरीडे लाइफ फिज़िक्स को यूज़ कर रहा है, मेजरमेंट्स को यूज़ कर रहा है। और वो जब हम कहते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो 5 लीटर 10 लीटर 10 सेकेंड्स 5 मिनट्स, इट मीन्स वी आर ऑल यूजिंग दी मेजरमेंट्स इन आवर डेली लाइफ। और मेजरमेंट्स में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि वैल्यू, एंड द सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द यूनिट। सो हम इन दोनों चीज़ों में से किसी एक को भी मेजरमेंट के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़? अभी हमने मेजरमेंट्स की बात की, तो मेजरमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी फिजिकली मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं। अब वो फिजिकली मेजर कैसे कर सकते हैं? या तो इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, तराजू लेके, फिजिकल बैलेंस लेके आप उसको मेजर करेंगे, या आप घड़ी देखेंगे, टाइम देखेंगे और उसको टाइम को मेजर कर लेंगे, या आप थर्मोमीटर से किसी का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। यानी ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आप इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर कर लेते हैं। लेकिन सम अदर क्वांटिटीज़ वी आल्सो हैव, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब है आहज़ की गई क्वांटिटीज़। आहज़ का मतलब कि जो आपने किसी चीज़ से निकाली हैं, और स्पेसिफिकली बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके, यानी आप टाइम को यूज़ करें, आप लेंथ को यूज़ करें, यानी वो सारी चीज़ें जो आपने डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर की थी,
उनकी मदद से आप उन क्वांटिटीज़ को डिराइव कर रहे हैं, अखज़ कर रहे हैं, जिनको आप डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ बट दे कैन नॉट बी डिराइव्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। हाँ, एक चीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का मतलब है जब सिस्टम इंटरनेशनल, बेसिकली तो हमारे पास दो ही क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, एक बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो थी जिनको ना सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में जब कमेटी बैठी थी, जो कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स जिसने डिसाइड की कि किन यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट्स होंगी, तो उस कमेटी ने यह डिसाइड किया था कि कुछ ऐसी दो क्वांटिटीज़ थी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वो डिसाइड नहीं थी हो सकी कि उसको बेस में रखें कि उसको डिराइव्ड में रखें, फिर उनको हमने सप्लीमेंट्री कह दिया और उन क्वांटिटीज़ को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, अब जो क्वांटिटीज़ आप पढ़ेंगे उनकी यूनिट्स भी होती हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव अ यूनिट। मैंने आपको कहा शुरू में कि मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो क्वांटिटी और दूसरी यूनिट, एक तो उसकी वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। अब क्वांटिटी में बेस हो चाहे डिराइव हो, वैल्यू भी होगी और यूनिट भी होगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट टर्म्स, आप इनको किस तरीके से दिखाते हैं? बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ और जो मेजरमेंट्स हैं वो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को कहते हैं। दूसरा, और उनकी आप यूनिट्स को स्टडी करते हैं। अब द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस यूनिट्स एंड द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल एज दैट, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। जो बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। अब आगे आ जाते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हमने ये भी पढ़ी हुई हैं, ये भी तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं और इन्हीं में से हैं, बेस और डिराइव्ड के अंदर से ही हम ये स्केलर्स और वेक्टर्स देखते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कुछ जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम इंशाल्लाह आगे फर्दर स्टडी करेंगे। उन स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। स्केलर्स की तो बहुत आसान है। स्केलर्स की एडिशन ऐसे होती है जैसे 1 + 1, 1 + 2, आम जो मैथमेटिक्स होता है वो स्केलर्स हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एडिशन है और जो उनकी सब्ट्रैक्शन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द स्केलर्स। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जैसे इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क है स्केलर्स और वेक्टर्स की, इसी तरह उनकी मल्टीप्लिकेशन और जो है वो सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी फ़र्क है। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे फ़र्क है कि जो स्केलर्स हैं वो तो आम मल्टीप्लाई, 1 × 2, 2 × वो स्केलर्स हैं। लेकिन जब किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें फ़र्क आ जाता है। जब स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा आंसर विल ऑलवेज बी अ स्केलर, लेकिन जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू बाय न्यूटन सेकंड लॉ, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, वो किसके बराबर होता है? मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब मैस इनटू एक्सेलरेशन में मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? फोर्स, एंड वेयर द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हेन एवर द स्केलर मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर द आंसर विल ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो फिर तब तो लाजमी बात है कि आंसर, दो बातें हैं, वेक्टर वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होता है दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसलिए कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होता है आंसर स्केलर आता है। जैसे वर्क है, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वर्क आ जाता है विच इज़ अ स्केलर। इसी तरह जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स, वो भी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो मैंने टेबल नंबर 1.1 और टेबल नंबर 1.2, ये दो टेबल्स इधर आपको नज़र आ रहे हैं। ये दो टेबल्स में, फर्स्ट टेबल में देयर आर द 7 बेस क्वांटिटीज़ वी हैव: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. These are the 7 base quantities. और इनकी जो यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडला, ये यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स कहेंगे, बिकॉज दीज आर द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। और ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी तादाद इससे ज़्यादा अभी तक नहीं है।
यानी ये सेम, और ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से, देखो लेंथ आप मीटर रॉड से मेजर कर लें, स्केल से मेजर कर लें, मैस को आप फिजिकल बैलेंस से मेजर कर लें, टाइम को आप वॉच से मेजर कर लें, टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेजर कर लें, इलेक्ट्रिक करंट को आप एमीटर से मेजर कर लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लिए भी एक जो है फिजिकल बैलेंस मौजूद होता है लैब्स में, छोटी अमाउंट ऑफ मैस को मेजर करने के लिए। इसी तरह ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास पैमाना यानी कोई ना कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। इसके अलावा जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो जितनी मर्जी हो सकती हैं, जितने फार्मूलाज आप उसके डिराइव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, ये वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप फार्मूले से मेजर किया हो। जैसे फोर्स को मेजर करने के लिए कोई, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी चीज़ की फोर्स मेजर करें, तो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फोर्स ऑफ एनीथिंग और टू मेजर द पावर ऑफ एनीथिंग और टू मेजर द वर्क ऑफ एनीथिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं? फिर उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं कि F = ma, फोर्स मेजर करना, आप फोरन जो है न्यूटन सेकंड ला लगाएंगे और फोर्स मेजर कर लेंगे। आपने अगर पावर मेजर करनी है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क ओवर टाइम करके आप आराम से उसकी पावर मेजर कर लेंगे। वर्क मेजर करना है तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएंगे और वर्क। लेकिन फार्मूले से मेजर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़ और उनके एक स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं। दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नो, प्रीफिक्सेस बहुत अहम है क्योंकि मैं अब आपको कन्वर्जन के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन मेजरमेंट यूनिट्स इन फिजिक्स। यानी फिजिक्स के अंदर आप डिफरेंट यूनिट्स को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो जब डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान में कन्वर्जन्स करनी है तो आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्सेस क्या हैं? ज़्यादातर जो कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हैं एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली प्रीफिक्सेस हैं। इनकी वैल्यूज़ को आपको याद करना है क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना जिनमें हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, बल्कि ज़्यादातर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो जब आपने कन्वर्जन करनी है बिटवीन मेजरमेंट यूनिट्स इन फिजिक्स तो फिर आपको इनकी प्रीफिक्सेस जो है वो याद होनी चाहिए। और प्रीफिक्सेस को जब आप याद, फॉर एग्जांपल ये नीचे बताया हुआ है कि जैसे अब ये आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले भी आती होगी, मैट्रिक में आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की होगी, नहीं भी की होगी तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। नीचे जो वैल्यू दी हुई है 574 और आगे 0000 मीटर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब ये 5740 इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जो साइंटिफिक नोटेशन होती है वो शॉर्ट फॉर्म होती है। जब आप अपने आंसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रीफिक्स यूज़ करनी पड़ती है। जैसे अब ये 5740 है और आगे जो 3 0 को अगर आप कर दें तो वो इंटू 10⁻³ बन जाएगा। वो 10⁻³ की जगह आप उसकी प्रीफिक्स किलो यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ 10⁻³? इट इज़ किलो। सो वी कैन राइट 5740 किलोमीटर। और अगर आप मज़ीद इस अपने आंसर को रिड्यूस करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत अहम होता है क्योंकि आपने अपना आंसर लिखना है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज का मतलब है जितना ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा। अगर आप इसको ज़्यादा रिड्यूस करेंगे जैसे 5740 तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद इसके 30 यानी 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई वाली जो फॉर्म है वो मेगा बन जाएगी क्योंकि किलो के साथ एक और, अच्छा किलो प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता। किलो के साथ यानी अगर एक 10⁻³ किलो के बराबर था, मज़ीद आप इसके साथ 10⁻³ आ रहा है तो वो किलो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह वो बन जाएगा 10⁻6 और उसको क्या कहते हैं हम? मेगा। सो दिस इज़ 5.74 मेगा मीटर। उसके अलावा जो नीचे एग्जाम्पल है वो है 0.000000233। इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा 2.33 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। अब ये 10⁻⁻6 क्या है? ये है माइक्रो। व्हाट इज़ 10⁻⁻6? दिस इज़ माइक्रो। सो दिस इज़ 2.33 माइक्रो सेकेंड। इस तरीके से प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले, आपको पता मीटर यूनिट है लेकिन मीटर से पहले जो कैपिटल एम लगा हुआ ऊपर वाली एग्जांपल में, पहली एग्जांपल में वो मेगा है, वो प्रीफिक्स है। इसी तरह सेकंड यूनिट है लेकिन सेकंड से पहले जो एक चीज़ यूज़ हुई है माइक्रो, वो प्रीफिक्स है। सो प्रीफिक्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द कन्वर्जन और अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, स्टैंडर्ड और रिड्यूस फॉर्म में बनाने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स में और स्पेसिफिकली कन्वर्जन्स के लिए।
अब ये मैंने कुछ कॉमन कन्वर्जन्स हैं बिटवीन यूनिट्स के दरमियान में, लेंथ में, मैस में, फोर्स, एनर्जी, पावर में कॉमन कन्वर्जन्स हैं। लेंथ में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मीटर जो है वो 39.37 इंच के इक्वल होता है। 1 माइल जो है वो 5280 फुट के इक्वल होता है, विच इज़ 1.609 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम हमेशा अक्सर हम आप देखेंगे जब हमने एक्सरे स्कैटरिंग का इफेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहाँ एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 फॉर्म होती है, उसमें फिर हम एंगस्ट्रॉम की यूनिट को पढ़ते हैं। इसी तरह मैस की जब देखते हैं तो मैस की बहुत सारी यूनिट्स हैं, 1 किलोग्राम, 1 स्लग, 1 एटॉमिक मैस। अब आप कहेंगे कि हमने तो एक एक यूनिट ही पढ़ी है, लेंथ की मीटर, मैस की किलोग्राम, फोर्स की न्यूटन, एनर्जी या वर्क जो होता है उसकी आपने पढ़ी हुई है जूल, पावर को आपने पढ़ा हुआ है वॉट में। तो ये कैसे है कि ये और बाकी कौन सी यूनिट्स हैं? ये जो सारी यूनिट्स हैं ये अदर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। हम तो अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो यूनिट्स हैं ये CGS यूनिट्स भी हैं, कुछ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होती हैं, कुछ गाजियन यूनिट्स भी होती हैं, यानी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो उसमें हम उसको स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को। ज़्यादातर हम जो फॉलो करते हैं वो, बल्कि ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो चल रहा है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को ही यूज़ करते हैं। ये अभी अगर अगली स्लाइड में हम देखते हैं। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 किलोग्राम, 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 × 10⁻27 किलोग्राम। ये यूनिट तब इस्तेमाल करते हैं मैस की जब आपने बहुत ही छोटा मैस, जैसे किसी केमिकल का एलिमेंट का मैस मेजर करना होता है केमिस्ट्री की लैब में, उसके लिए। उसके बाद फोर्स को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, डाइन्स में मेजर करते हैं। कैसे? 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 0.2248 पाउंड। अच्छा जी, उसके बाद आ गया एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है, ठीक है, और टॉर्क की भी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एनर्जी की, लेंथ की, एनर्जी की, वर्क की और टॉर्क की सेम यूनिट्स हैं, और लेंथ की, रेडियस की, डायामीटर की, इनकी सेम यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम इंशाल्लाह आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो एनर्जी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू 0.7376 फुट पाउंड, 1 BTU मीन्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1055 जूल, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.600 × 10⁻6 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻19 जूल। ये सारी यूनिट्स एनर्जी की हैं। आपने इसमें परेशानी होना, मेन इसमें जूल वाली यूनिट है। जूल की कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, छोटे एलिमेंट्स के लिए करनी भी होती है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। लेकिन समटाइम्स जब हम जैसे बिजली वगैरह की एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी हो तो, और लार्ज स्केल पे जब कहीं एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ फिर किलो वाट आवर की यूनिट जो है वो इस्तेमाल की जाती है फॉर द एनर्जी। इसी तरह पावर जो है वो 1 हॉर्स पावर लार्ज पावर है, ये 550 फुट पाउंड पर सेकंड। इसी तरीके से जो स्मॉलर जो ऐसा यूनिट है इसकी वो 1 वॉट है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.7376 फुट पाउंड पर सेकंड। ये आपके लिए मैंने कन्वर्जन्स कुछ कॉमन निकाली हैं आपकी हेल्प के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी याद ही करनी है, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। बस जो मेन कन्वर्जन्स हैं, जो मीटर की सेंटीमीटर में या इंच में, मैस की किलोग्राम की ग्राम में, फोर्स की ज़्यादातर डाइन्स के साथ यूनिट में आता है कि वो किसके इक्वल होता है। इसी तरह 1 जूल जो है वो कितने जो है वो अर्ग्स के बराबर है, या 1 किलो वाट और कितने जूल के बराबर है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल, ये मेन यूनिट्स हैं इसकी। इसी तरह 1 वाट जो है वो कितने, तो ये आपने जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो आपने याद रखनी है। बाकी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपको आपके जहन में होनी चाहिए कि बाकी यूनिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब ये कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, CGS को हम कहते हैं। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और उसके बाद CGS को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, छोटी यूनिट्स ये हम पहले यूज़ कर दिए। पहले ये जितने भी स्केल्स हैं, MKS होता था मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, गाजियन यूनिट्स, अदर यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। लेकिन ये सारे सिस्टम्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे जब तक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं आया था, क्योंकि उससे पहले लोग कोई किसी चीज़ को किसी और चीज़ में मेजर करता था, किसी और यूनिट में, कोई टाइम को मिनट में मेजर करता था, कोई टाइम को आवर में मेजर करता था, कोई टाइम को सेकंड में मेजर करता था। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि देयर शुड बी अ 1 यूनिट
चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 1 यूनिट होनी चाहिए एक चीज़ को मेजर करने के लिए। दैट्स वाई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है फिर वो आया, और फिर आपकी इन बाकी सारी सिस्टम से जान छूट गई। लेकिन ये जान ऐसे नहीं छूटती, आपने इन चीज़ों को याद करना है, मतलब ये एग्जिस्ट करती हैं। सो सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको बस बता देती हूँ। आप बॉल ड्रॉप्स 5 मीटर्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर डिड इट ड्रॉप। एक बॉल, ये जस्ट मैंने आपको कन्वर्जन के लिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। एक बॉल अगर 5 मीटर से ड्रॉप हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, यू शुड नो, आपने पिछला स्लाइड में पढ़ा है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आप सिंपली 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस शुड बी 500 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर इन 2.35 मीटर्स। अब आपने सेंटीमीटर निकालने हैं, तो सेंटीमीटर कैसे निकलेंगे, वही बात जो मैंने ऊपर सैम्पल क्वेश्चन में की है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप अपने 2.35 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे है हाउ मेनी सेकंड्स आर 1.25 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप अपने इस 1.25 को, चूँकि आपको सेकंड में आंसर निकालना है ना, तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, और फिर आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। इसी तरह हाउ मेनी इंचज़ आर इन 2 मीटर्स। इंचज़ के बारे में अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, मीटर में इंचज़, वो ऊपर मैंने आपको 1 2 3 4th पॉइंट में 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचज़ ये वैल्यू है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने 2 मीटर को यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दे 39.37 जो उसकी वैल्यू है, और जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे सो आप उसको आंसर को इंचज़ में कैलकुलेट कर लेंगे। आगे है हाउ मैनी ग्राम्स इन 3.25 किलोग्राम। 3.25 किलोग्राम में कितने ग्राम्स हैं। तो किलोग्राम को ग्राम में करना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि किलो ऑलरेडी प्रीफिक्स है। आप किलो की वैल्यू लगा दें, किलो होता है 10 पावर 3 यानी 1000। 10 की पावर 3 किसको कहते हैं, 1000 को। आप 3.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है जी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। आप लोगों ने पहले भी बहुत अप्रिसिएशन दी है, अपलोडिंग जो है सब्सक्रिप्शंस किए हैं, उससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। आगे भी आपके लिए इस तरह के अच्छे टॉपिक्स और अच्छी डिस्कशंस इंशाल्लाह हम करेंगे फ़िज़िक्स में। और फिज़िक्स के बारे में जो कोई आपको मसला है, परेशानी है, किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आई विल इंशाल्लाह हेल्प यू आउट इन दैट। और टिल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन आप ज़रूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और समझना है। याद करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ के पढ़ना है। That's all for today. Thank you. Take care. Allah Hafiz.